बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी स्पोर्ट्स में GTV के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। और आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और इसीलिए अपने शो में हमने दो ऐसी शख्सियात को मदऊ किया कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, और दोनों ही ने पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ भी किया। एक ने मिडिल ऑर्डर में अपने कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो उनकी पहचान रही वो एज एन ओपनर रही। लेकिन एक प्रूवन कोच हैं और एक ऐसे प्लेयर थे कि जिनके बारे में लोगों का ये कहना है, अमूमन साथी क्रिकेटर्स जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट समझते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर की तारीफ जरा कम ही करता है। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है आज, साजिद अली साहब, अपने वक्त के बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन, मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन, और इनके जो साथी क्रिकेटर हैं, इनके जो कुलीग्स हैं, वो इनके लिए कहते थे कि अगर इनको जिस तरह ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते रहे, डोमेस्टिक में खेलते रहे, अगर इस तरह ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते तो शायद लोग क्रिस गेल जैसे बैट्समैन को और सहवाग जैसे बैट्समैन को भूल जाते। तकरीबन 22-23 साल तक इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, और आज भी जब वेटरन्स क्रिकेट खेलते हैं तो किसी भी बॉलर को बख्शने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे साथ मौजूद है साजिद अली साहब। थैंक यू सो मच साजिद भाई, आपने शो के लिए वक्त निकाला। ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, अगर आप इनके रिकॉर्ड्स किसी क्रिकेट की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि इनकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम। और उसके बाद जब इन्होंने कोचिंग कैरियर को अपनाया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी इन्होंने रिकॉर्ड साज कामयाबियां हासिल की। किस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड बनाए अपनी कोचिंग में, कितने प्लेयर्स इन्होंने पाकिस्तान को दिए, ये सबको डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो आज के मेरे दोनों गेस्ट हैं, इनका एक और भी खूबी है कि दोनों का जो टेस्ट डेब्यू है वो बड़ा यादगार है। साजिद अली साहब का जो टेस्ट डेब्यू हुआ, जब इनका वनडे डेब्यू हुआ, तो साजिद अली साहब का जिस दिन वनडे डेब्यू हुआ उसी दिन इंदिरा गांधी की का एसिनेशन हुआ इंडिया में, और वो फिर मैच जो था वो खत्म कर दिया गया, और फिर वो टूर भी कॉल ऑफ कर दिया गया। जबकि जो दूसरे साथ मेरे साथ जो मौजूद हैं दूसरे क्रिकेटर, इनका भी जो टेस्ट डेब्यू था, इनका भी इंटरनेशनल डेब्यू था, बड़ा जबरदस्त रहा और यादगार रहा। क्योंकि उस मैच में वसीम अकरम ने शेखोपुरा में 257 रन की इनिंग खेली, और आजम खान जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका और शाहिद नजीर का डेब्यू उसी टेस्ट मैच में हुआ। मेरे साथ मौजूद है आजम खान। आजम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है कोचिंग आपकी? बेहतरीन, माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, आपकी अचीवमेंट भी हम पूछेंगे, आपकी सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका T20 की सीरीज का तीसरा मैच कल होगा। फखर जमान मुकम्मल फिट, अगले मैच के लिए दस्तयाब। 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीलियों का भी है इम्कान। बुरा दिन गुजर गया, अगला मैच हमारा होगा। मुझे अपनी टीम पर मुकम्मल एतमाद है कि कल के मैच में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। कौमी कप्तान बाबर आजम। बिल्कुल पूरा पॉजिटिव हूँ, और टीम भी हमारी पॉजिटिव है। जो बैड डे वो गुजर गया, इंशाल्लाह पॉजिटिव जो चीज़ें थी हमारी उसको हम कैरी लेके चलेंगे। लेग स्पिनर जाहिद महमूद जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज से महरूम हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल की जुर्माने की किस्तें करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुनैद खान भारतीय नौजवान फास्ट बॉलर के आइडियल बन गए। चेतन सिकारिया ने इंकशाफ किया है कि जुनैद खान ने 2012 में कोहली, शर्मा, सहवाग और धोनी को आउट किया। उसी वक्त से कोशिश की कि उन जैसा एक्शन अपनाया जाए। अमेरिका में ह्यूस्टन ओपन T20 क्रिकेट लीग शिरकत के लिए मोहम्मद इलियास, हम्माद आजम, अवैस जिया और उमर खान अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तान ब्लियर्ड्स स्नूकर एसोसिएशन ने अली असगर मलिका को ताहयात सरपरस्त आला और आलमगीर शेख को PBSA का ताहयात चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। अरशद नदीम ने ईरान में मुनक्किद होने वाली एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। रेसलर इनाम बट फिटनेस मसाइल के सबब एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप से दस्तबरदार हो गए। जी जनाब, आपने हेडलाइंस देखी, और यकीनी तौर पे इसमें कुछ ऐसी खबरें जिनको हम अपने दोनों मौजूद मेहमानों से डिस्कस भी करेंगे, और साथ साथ जी स्पोर्ट्स की जानिब से, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद भी, और अपने दोनों गेस्ट से भी आगाज़ इसी हवाले से भी करेंगे। और आप यकीनन GTV पे इरफान रमज़ान की नशरियात से भी मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे इस रमज़ान के माह मुबारक में। साजिद भाई, रमज़ान का चांद नज़र आ गया, और क्रिकेटर बड़ा इंतज़ार करते हैं वैसे रमज़ान का, कि रमज़ान आए, रमज़ान क्रिकेट हो, लेकिन इस साल क्रिकेट होगी नहीं रमज़ान में। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और जो कोरोना वायरस की वजह से जो हालात है, मेरे ख्याल से क्रिकेट तो नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं हुई थी। आई थिंक बोर्ड की कोई पॉलिसी इस तरह है कि मैचेस जो हैं वो कम से कम हों, और मेरे ख्याल से जो एक जाम था रमज़ान का क्रिकेट के हवाले से वो अब ख़त्म हो गया है। हो सकता है आने वाले दौर के अंदर ये दोबारा से पनप जाए क्रिकेट,
तो इससे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत से लोगों का जो। और आप जैसे प्लेयर का तो बहुत ही नुकसान हुआ है। आजम भाई, आप क्या कहेंगे कि रमजान की जो क्रिकेट होती है उसका एक अपना चार्म होता है, इस क्रिकेट ने कई प्लेयर पाकिस्तान को दिए हैं, जिस पर T20 में खेलते नजर आ रहे हैं या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं, सबके सब जो है या मोस्टली जो है वो कराची में आके क्रिकेट खेल के जा चुके हैं। बिल्कुल, बात सिर्फ इतनी है कि चूँकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो लोग मतलब नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, और जो बोर्ड का भी यही सोचना है कि चूँकि सबसे पहले जान अजीज़ है और प्लेयर को सेफ्टी के लिए, उसकी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि उनको आजकल, क्योंकि फिर दोबारा आपको पता है तीसरी लहर है और कोविड-19 के हवाले से, तो वो ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहते कि जिससे कोई ऐसा इंसिडेंट खुदा न खास्ता हो जाए कि कोई प्लेयर इसमें या कोई और ऑफिशियल या इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए खुदा न खास्ता। तो इंशाल्लाह अगले साल कुछ ये इस पे कवर करके इसको अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, तो इंशाल्लाह लेकिन हम सब रमजान की क्रिकेट को मिस करेंगे ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक हर जगह के क्रिकेट ग्राउंड जो हैं वो वहाँ पे क्रिकेट हो रही होती थी, वहाँ पे लड़के अपनी परफॉर्मेंस को दिखा रहे होते थे, टीवी पे बड़ा अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा होता था, तो वो मिस करेंगे हम सब मिस करेंगे। और इस तरह आजम भाई ने भी कहा कि सबको अपनी जान अजीज है, लेकिन जाने मन तो साउथ अफ्रीका के पास है। जरा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज को एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम अपने दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज खेली जा रही है, अब ये T20 सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है, लेकिन इस सीरीज के हवाले से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का क्या कहना है, पहले वो सुनते हैं। मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए कि हमें पहले 6 ओवर्स में विकेटें लेनी चाहिए और जितना हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको करें और वो मोमेंटम को तोड़ें। और इंशाल्लाह देखें, पूल हमारा काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से हम रोटेशन काफ़ी कर रहे हैं और डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ हम बॉलिंग अटैक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या हमारा कम्बिनेशन बेस्ट है हमारी टीम के लिए। हाँ जी, बिल्कुल हमारा मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग कर रहा है और कोशिश करेंगे कि उनको जितना कॉन्फिडेंस दिया जाए और जितना वो अंदर रहेंगे, जितना वो पार्टनरशिप करेंगे, उतना मेरे ख्याल से हमारे लिए टीम के लिए बेस्ट है। तो हम वही कम्बिनेशन हमारा जो चल रहा है और उनको कॉन्फिडेंस देंगे जो हमारे प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर के। बिल्कुल पूरा पॉजिटिव हूँ और टीम भी हमारी पॉजिटिव है। जो बैड डे वो गुजर गया, इंशाल्लाह पॉजिटिव जो चीज़ें थी हमारी उसको हम कैरी लेके चलेंगे और अगले मैच में डिफरेंट माइंडसेट से हम आएंगे और जो हमारा मोमेंटम चलता आ रहा है उसी को हम कैरी करेंगे और इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। जी व्यूअर्स, आपने सुनी बाबर आजम की गुफ्तगू। साजिद भाई से पूछेंगे जो पाकिस्तान के साथ हुआ क्या पिछले मैच में, क्योंकि आप अभी साउथ अफ्रीका का टूर कर गए हैं, जब 50+ का टूर्नामेंट था, उन पिचेस को आप जानते हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशंस को जानते हैं। पाकिस्तान अपनी गलतियों से वो मैच हारा या ओवर कॉन्फिडेंट हुआ? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो टॉस जीत के हमने पहले बैटिंग की है ना, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बैटिंग को लाइनअप को देखा जाए तो उस हिसाब से जो है ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पहले फील्डिंग ही करना चाहिए थी, क्योंकि इस पिच के अंदर मैंने देखा है कि थोड़ा सा बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा था। आपने देखा जो पहला बॉल निकल के रिजवान ने खेला है, वो गेंद ने अच्छा खासा बाउंस किया। शर्जील जो भी आउट हुआ वो भी बाउंस की वजह से आउट हुआ। अगर ये पहले फील्डिंग करते तो उनको इस चीज़ का आइडिया होता। और क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम इतने मंझे हुए प्लेयर हैं अपनी कंडीशन के अंदर, तो उनको इतने मुश्किल नहीं। 147 रन मेरे ख्याल से उनके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि पिछला मैच भी जो खेला हमने वो भी टाइट था, मगर उस हिसाब से पाकिस्तान को चाहिए था कि पाकिस्तान ने चेस किया था, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से टॉस जीत के फील्डिंग ही करना चाहिए थी। ऑलराइट, अच्छा आजम भाई, जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि एक अच्छी टीम से पाकिस्तान वो मैच हारा, बहुत सारे प्लेयर्स हमारी बात होती है और कहते हैं ये जो सी टीम है, अभी सलमान भट्ट कल के शो में मेरे साथ मौजूद थे, उनका ही कहना था कि पाकिस्तान सी टीम से जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। हम जीत जरूर रहे हैं, लेकिन किस तरह से जीत रहे हैं, आखिरी ओवर में, एक गेंद पहले, या बहुत मुश्किल से। तो आपको लगता है कि जो ये एज ए कोच मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि जब आपके जहन में हर तरफ से बातें आ रही होती हैं कि जो फुल फ्लैश साइड नहीं है, एक जूनियर टीम है, तो क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे गिरता है या आप ईजी हो जाते हैं? ये क्या फीलिंग क्या होती है कैंप में? देखिए, ये अपनी अपनी राय है। मैं समझता हूँ कि जो लड़के मतलब जिस तरह से वहाँ पे खेल रहे हैं, देखें ना, इससे पहले भी बहुत सारी टीमें गई हैं, बाहर के टूर्स की हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप वनडे के अंदर, आप वनडे सीरीज़ जीत गए, T20 एक पहला मैच जीत गए,
अच्छा उनका मोमेंटम बना हुआ है प्लेयर्स का। अब आप उसको चाहे सी टीम कह लें या डी टीम कह लें या बी टीम कह लें, अब बात यह है कि उनकी तो अपनी नेशनल टीम है, उनके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो उन्होंने खिलाए हैं, उनकी वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे अपनी अच्छे लड़कों को बैठा के दूसरी टीम को खिलाने। और अगर वो उनका प्रॉब्लम है वो कौन सी टीम को खिलाते हैं, आप अपनी जीत को देखते हैं, आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हैं। ठीक है। एज ए कोच आप क्या समझते हैं, क्या गलती है कि पाकिस्तान ने इस तरह, रिजवान ने इब्तिदा में आके पहला बॉल, जिसे हम क्रिकेट की जबान में कहते हैं कि चला दी पहली बॉल, तो आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट नजर आया इस मैच में? देखिए ये इंपॉर्टेंट मैच था, इसी वजह से मैं समझता हूँ, जैसा अभी साहिद भाई ने बात करी कि उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ इस बात का, अगर कोई जो अच्छा मैच होता है या इम्पोर्टेंट मैच होता है उसमें मैं समझता हूँ कि पहले बैटिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पिचेस की जो कंडीशन होती हैं वो दोनों के लिए एक जैसी होती हैं, और वो आधे दिन के बाद मैचेस शुरू हुए होते हैं, उसमें पिच पूरी ड्राई होती है, किसी किस्म का कोई मॉइस्चर नहीं होता पिच के अंदर। तो आप एक अच्छा टोटल ओपोनेंट के ऊपर डाल के, दूसरी टीम पर डाल के प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से उस वक्त सोचा गया होगा पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने कि हम उनके ऊपर एक मैच जीते हुए और एक डालें। तो मेरे हिसाब से उनका डिसीजन वो अच्छा था। हाँ, उस वक्त जल्दी करने के लिए वो जाहिर है अगर वो पहले थोड़ा सा अच्छा था, एग्जीक्यूशन अगर ज़्यादा बेहतर करते तो ये रिजल्ट आपको और अच्छा मिलता। सही में आपने अभी 50+ पाकिस्तान की एक वेटरन्स टीम के साथ साउथ अफ्रीका का टूर किया, क्या ये पिचेस जो हैं आपको लगता है कि पाकिस्तान को सूट करेंगी, खासतौर से सेंचुरियन के लिए कहा जाता है कि सिमिलर टू पाकिस्तानी पिचेस, तो यहाँ पे एडवांटेज होगा पाकिस्तान को? बिल्कुल होगा, इसलिए कि हमारे जितने भी ऊपर के बैट्समैन हैं स्पेशली सब नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, तो जो स्ट्रोक खेलेगा वो डेफिनेटली कामयाब होगा, क्योंकि एक इवन बाउंस आता है पिच के ऊपर, कोई नीचे ऊपर गेंद नहीं होता, तो जो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर होता है उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से जो जो इंजरी है उसको हुई है फ़खर जमान को, पाकिस्तान को उसका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत इन्फॉर्म बैट्समैन है और उसका ना खेलने से ही पाकिस्तान को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। साहिब भाई, आपका जो एक वजह शौहरत रही है एक ब्लास्टर बैट्समैन की रही है, अब जब हम देखते हैं फ़खर जमान है या शर्जील खान है, आपको क्या लगता है इनका शॉट सिलेक्शन सही है या ये अननेसेसरी एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ना, इनके अपने जोन है जहाँ ये हिट मारते हैं, और ये वहाँ पक्की हिट मारते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना एक एरिया बनाया हुआ है और उसके ऊपर वो बहुत पक्के हैं, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि बैट्समैन जितने भी होते हैं वो उनको अपना जोन पता होता है कि मेरी कहाँ हिट लगती है, और वो वहाँ उनको वहाँ बॉल मिलती है और वो डेफिनेटली हिट मारते ही मारते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, दोनों अपनी जगह बहुत सही हैं। ठीक है, और आपसे मेरा सवाल है कि आपने बहुत सारे जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज हैदर अली की मैं बात करता हूँ, आपके सामने ग्रूम हुए, आपकी कोचिंग में वो खेले, क्या कहते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौके उनको मिल गए, अब तक उस अंदाज से वो परफॉर्म नहीं कर सके, आप समझते हैं कि जो उनसे तवक्कात की जा रही हैं उस पर अब तक पूरा उतरे, या आपको लगता है कि थोड़ा सा उनको अपने गेम को चेंज करना पड़ेगा? देखिए हर उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा उससे ले ली गई हैं, और उसके ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा है। हालांकि अच्छा वो बहुत ही एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ों को अपने और ठीक कर लेगा तो इंशाल्लाह ऑफ साइड के एरिए को और सारा कवर कर लेगा। आई एम श्योर कि जो मैनेजमेंट वहाँ पे है वो उसके साथ उस एरिया पे काम कर रही होगी। लेकिन ये कि जो हम जितनी जल्दी एक यंगस्टर को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होके पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो बहुत ही बड़ा अच्छा एक असासा साबित होगा मेरे हिसाब से इंशाल्लाह। अच्छा आज़म भाई, बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं, क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात करते हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है वो सबके सब जो वो मिड विकेट या लॉन्ग ऑन पे स्ट्रोक खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ऑफ साइड की क्रिकेट, एक्स्ट्रा कवर की क्रिकेट जो है हमारे यंगस्टर जो है वो भूल चुके हैं। एज ए कोच क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा बैट्समैन बनना है तो आपको फिर 3D क्रिकेट खेलनी होगी? देखें ये तो T20 जो हमारे यहाँ शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में T20 शुरू हुआ है, हर बच्चा T20 को देख रहा होता है। T20 में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको फाइनेंशियली भी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही होती है, उनको प्रोजेक्शन भी ज़्यादा मिल रही होती है, और उस एरिया में वो ज़्यादा एक एरिया को टारगेट करते हैं, मिडॉन से लेके और मिड विकेट तक और स्क्वायर लेग तक ज़्यादा हिट आर्म स्विंग जो होती है, फ्री आर्म जो है वो वहाँ पर ही घुमाते हैं। अब अब चूंकि ये वक्त का तकाजा है, ये क्रिकेट इस तरह से हो रही है, तो इसमें अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेटर होता है ना, जो इनिंग का अच्छा प्लेयर होता है, वो हर फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर होता है। आप सिर्फ एक T20 खेलने वाले को बड़े फॉर्मेट में ले जाएंगे तो शायद वो स्ट्रगल करे, लेकिन अगर आप एक टेस्ट क्रिकेटर को T20 भी खिला देंगे ना, तो हम टेस्ट क्रिकेट में
इस तरह के बहुत से मौके आते हैं जब आपको फास्ट इनिंग खेलनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आपको लंबी ड्यूरेशन की क्रिकेट खिलानी आगे शुरू करनी पड़ेगी। मैं कंफ्यूज हो गया, क्या हम शोएब मोहम्मद, क्या हम रिजवानुज़्ज़मान, क्या हम क्रिस टेवरे, क्या हम जेफ बैकॉर्ड, क्या हम सुनील गावस्कर, इनको T20 खिलाते कामयाब रहेंगे ये? नहीं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने ये कहा है कि वो एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी दौर में, लेकिन सिर्फ एक T20 का प्लेयर अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो वो शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। इसकी अब मैंने ये जो चीज़ देखी ना, बहुत अच्छी एक चीज़ देखी थी श्रीलंका। हम जब गए थे 2019 में, और वहाँ पर मैंने उन श्रीलंका की अंडर 19 टीम के साथ हमारे मैचेस हुए थे। हम गए थे राइट आफ्टर द ब्लास्ट, वो जब हुए थे उसके बाद हम वहाँ पर गए थे। तो वो एक मैंने जो वहाँ उनसे जो उनकी मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में भी उसको लिखा था कि वो क्या कर रहे थे कि उनके जो अंडर 19 के प्लेयर्स थे ना, उन प्लेयर्सों को उन्होंने उनकी जो बाउंड्री थी ना, जो ग्राउंड थी, वो 125 फीट से ज़्यादा रखी थी। वजह ये थी कि वो ये कह रहे थे कि यार हम चूंकि उनको इसलिए ये प्रोवाइड करते हैं कि वो एयर में खेलना बंद करें, अलॉन्ग द ग्राउंड शॉट्स खेलें, तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल कोचिंग। तो वो उन्होंने एनवायरनमेंट उनको ऐसा प्रोवाइड कर दिया था जिसमें वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड शॉट्स खेल के इनिंग बिल्ड करते थे। फिर वो 2 दिन का मैच कराते थे। वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 के 2 रोज़ा मैचेस होते हैं ज़्यादातर। उन 2 रोज़ा मैचों में वो क्या करते हैं, 90 ओवर का एक इनिंग रखते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा खेलने का आइडिया होता है। ग्राउंड्स बड़े रखते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड खेलने का ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है। तो हम आप ये तो आजम मैंने चले साहिद भाई ये बता दी बात कि उनको किस तरह से बड़ी क्रिकेट के लिए तैयार करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे जो अंडर 19 की सतह पे हमने देखा कि जो है वो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट शुरू करा दी है, टेक्निक पे काम नहीं हो रहा, और फिर वो लड़के वही स्लॉग स्वीप खेलते नजर आ रहे हैं, पैडल स्विच हिटिंग करते नजर आ रहे हैं, पैडल स्कूप खेलते नजर आ रहे हैं। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस छोटे लेवल के ऊपर ये क्रिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तकाजा जो है वो ऐसा हो गया है कि T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा आम हो गई है, हर किसी को जो है ना वो इसी के अंदर वो है। तो इसीलिए बोर्ड भी जो है ना वो जैसे अंडर 16 या अंडर 19 के अंदर जो ये मैचेस अभी हो रहे हैं, मैं अगर ये इसका एक पूरा एक वो बनाएं, मैं इसके बात से बिल्कुल एग्री करूँगा आज़म की बात से कि ये जो टेस्ट क्रिकेटर वाली बात इसने की थी उसमें बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि टेस्ट क्रिकेटर हर जगह खेल सकता है। तो इसी तरह ये जो अंडर 19 के अंदर इनको बोर्ड को सोचना चाहिए इस बारे में कि इनको T20 हमें खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े कोच है, नाम मेंशन नहीं करूँगा, वो उन्होंने ये कहा था कि जो अंडर 19 लड़का होता है उसको 19-20 ओवर की क्रिकेट नहीं खिलाना चाहिए। बड़े नंबर टेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि बोर्ड से ताल्लुक है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो बड़ी अच्छी उनकी एक सजेशन है कि अंडर 19 लेवल तक जो है ना वो टेक्निक फिर उससे खराब हो जाती है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा आजम की बात को कि जो टेस्ट क्रिकेटर होता है वो या जो लंबी वर्जन का क्रिकेटर होता है वो इजीली अडॉप्ट कर लेता है अपनों को हर सिचुएशन के अंदर। सो कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली सलमान भाई कैसे हैं? ठीक है जी, मैं खैरियत से हूँ। आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। आपको भी, आप सबको भी बहुत बहुत। खालिद साहब आवाज से अच्छा आपका अली भाई, मेरे एक दो छोटे सवाल है। माशाल्लाह दोनों बड़े आला क्रिकेटर्स आज बैठे हुए हैं। पहले क्वेश्चन तो मेरा ये है कि कल जो मैच हुआ जो पाकिस्तान हारा, उसमें एक टॉस जीत के पहले खेलने का डिसीजन मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, क्योंकि विकेट ऐसे खराब नहीं थी। क्या ये ऐसे खुद बाद में बैटिंग करते हुए ठीक था? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बाबर आजम को 1 डाउन आना चाहिए और फखर जमान को उसकी ओरिजिनल पोजीशन ओपन कराएं, क्योंकि बाबर आजम जो है वो फखर जमान की तरह नहीं खेलते। फखर जमान जो तेज खेलता है उठा के खेल लेता है। तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि बाबर आजम को विराट कोहली से ना मिलाए, बाबर आजम को बाबर आजम ही रहने दें ताकि वो अपनी बैटिंग को कंसंट्रेट करे। बहुत वक्त पड़ा माशाल्लाह उसके पास। अच्छा, यही सवाल मैंने कल सलमान भट्ट से भी पूछा था। दूसरा कोई सवाल करेंगे आप? जी बिल्कुल, यही वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद साहब, आपने हमें कॉल की। सच में क्या कहेंगे कि मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपका इस बारे में क्या इनपुट है, क्योंकि अमूमन जो भी प्लेयर आता है उसको किसी न किसी से मिला दिया जाता है। खालिद साहब ने सवाल बड़ा अच्छा किया। कल मैंने सलमान भट्ट से भी यही सवाल किया था। इसका जवाब लेंगे साजिद भाई से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले इस्लामाबाद से हमारे साथ खालिद साहब मौजूद थे। शायद में आपने उनका सवाल सुन लिया होगा कि बाबर आजम को नंबर 3 पे आना चाहिए, और साथ साथ एक बड़ी डिबेट हो जाती है शुरू कि बाबर आजम की टेक्निक जो है वो कोहली जैसी है, कोहली को बाबर आजम से सीखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर, आकिब जावेद ने कहा कि सचिन तेंदुलकर की तरह फ्लॉलेस टेक्निक है बाबर आजम की। इन दोनों चीज़ों का आप कंबाइंड अगर जवाब दे सकें। देखिए, बात दरअसल ये है कि बाबर आजम जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो वो एक ही प्लेयर है, कोहली एक एक्स्ट्रा प्लेयर है, वो एक ही प्लेयर है। वो एक दूसरे से मैच करना मैं समझता हूँ कि बहुत हिमाकत है कि दोनों के डिफरेंट स्टाइल हैं बैटिंग के, दोनों के अपने अलग अंदाज से खेलते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि कोहली जो है वो तो नंबर 3 या नंबर 4 बैटिंग करते हैं। मैं T20 की बात कर रहा हूँ, और बाबर आजम जो है वो ओपन करते हैं। तो वो बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर, मेरे ख्याल से कंपैरिजन करना सही नहीं है। और कोहली जो है वो 40 सेंचुरी से ज़्यादा ऊपर वन डाउन हो जाना चाहिए बाबर आजम को। हाँ, ये बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब वो अभी मैंने उनका सुना खुद के वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ शफलिंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई वाई नॉट के कोई मजायका नहीं है। अगर वो नंबर 3 खेल लेते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बनाना है एक वर्ल्ड कप मिल जाने से पहले, तो कोई बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है, ये तो साजिद अली की रिकमेंडेशन थी या साजिद अली की सजेशन थी, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ आजम खान मौजूद हैं। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में ये बात कही थी कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़्यादातर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं। आजम भाई, सवाल थोड़ा सख्त है, लेकिन पब्लिक का सवाल है कि इस वक्त जितने लोग इस वक्त कोचिंग में अगर हम देखें, जितने भी नाम हैं, ज़्यादातर ने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। जिस तरह हम साजिद अली की बात करते हैं, इन्होंने तकरीबन 240 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। तो आपकी अगर हम बात करें या और लोगों की बात करें तो हमने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली। तो कोचिंग कोर्सेज आपको लाइमलाइट में लेकर आ गए, आप लोगों का लिविंग स्टाइल चेंज हो गया, आप लोगों के दोबारा से आप लाइमलाइट में आ गए, तो कितना आपको बेनिफिट दिया, क्या अचीवमेंट क्या है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जरा ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। यार मेरे ख्याल से 30 साल की उम्र तक मैंने 120 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए, और वनडे भी मेरे तकरीबन 8 जो है वो 60-70 वनडे थे। इसके साथ साथ जो फिर चूँकि मेरे घुटने में चोट लग गई थी, तो फिर मैं क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं कर सका, और फिर मैंने कोचिंग की तरफ जब आया तो ये एक बहुत बड़ा सफ़र है। ये सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 4 करने से या टेस्ट एक आध खेलने से सिर्फ कोचिंग नहीं होती। इसके पीछे एक पूरी एक लाइफ का एक हिस्सा होता है, एक वर्क आवर्स होते हैं जो आपने दिए हुए होते हैं। 25, 20, 30 साल, 20 साल का, 25 साल का मेरा वर्क आवर्स इसके अंदर लगे हुए मेरे जितना भी। देखें ना, मियादाद हैं या बड़े प्लेयर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप खेलेंगे तो आप उस सिचुएशन को बेहतर बता सकते हैं। लेकिन 1-2 मैच खेलने वाले लोग जो वो कोचिंग कोर्सेज के जरिए ज्यादा आगे हैं, जो ज्यादा क्रिकेट खेले में, वो लोग बेचारे पीछे हैं। और कहा जाता है कि जो टेक्निक के नाम पे या मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे उनको पीछे किया जा रहा है। ये सबकी अपनी अपनी राय है, सोच है। देखिए ना, अगर जो क्रिकेट खेलने से अगर सब कुछ बता रहे होते तो सारे दुनिया के जितने भी टॉप क्रिकेटर हैं वो सिर्फ कोच होते। बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी मशहूर तरीन कोचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन वो कोच दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले वो बहुत अच्छा कोच हो। अब उसके लिए हमने भी जो क्रिकेट के अंदर कोचिंग के बाद, और क्रिकेट भी तकरीबन अच्छी खासी खेली है, कोई कम नहीं है क्रिकेट 100-125 मैचेस खेलना फर्स्ट क्लास में 30 साल की उम्र तक। और उसके बाद अचीवमेंट मैं जानना चाह रहा हूं, अचीवमेंट क्या है आपकी? मतलब हम तो ये देखते हैं कि जी आप एक सीजन में टीम के साथ होते हैं, दूसरे सीजन में आप बाहर हो जाते हैं। अचीवमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे 120 के 125 के करीब तो मेरे इंटरनेशनल मैचेस हैं एज ए हेड कोच पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीमों में, जिसमें कि वनडे अगर आप सिर्फ उसकी बात करें अंडर 19 की पाकिस्तान की, तो 60 मैच हैं मेरे अंडर 19 के पाकिस्तान के, जिसमें से 50 विक्ट्रीज़ हैं। और ए टीम और इसके भी 2 नेशनल जो सीरीज़ हैं एशिया कप है वो फाइनल खेले हम उसके। इसी तरीके से डोमेस्टिक की अगर आप बात करें तो तकरीबन 500 मैचेस हैं मेरे एज ए कोच, जो फर्स्ट क्लास, T20, वनडे, अंडर 19 और अंडर 17 के मैचेस हैं। तो उसके साथ साथ 50 डिग्री की गर्मियों में जाके हमने सिब्बी और जैकबाबाद में जाके ट्रायल्स दिए हैं, वहाँ पे कोचिंग की है, उनके साथ काम किया है। तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके हमने काम किया है, और अपनी क्रिकेट को जब से छोड़ी है ग्राउंड के अंदर हमने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है। तो किसने यहाँ पे किया? बड़े प्लेयर्स अगर बात करते हैं, मैंने अगर प्लेयर्स की नाम गिनवाना शुरू करूं तो शायद आपको लिखने में मुश्किल होगी, लेकिन जितने भी ये कराची से जितने भी पाकिस्तान लेवल पे खेले हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर जो अंडर 19 में खेले हैं, मेरे ग्रुप के अंदर समी असलम से लेके इमाम उल हक, और उससे एक साथ पहले बाबर आजम, फिर उसके साथ साथ अनगिनत नाम है मेरे पास, अभी मैं एकदम से तो याद मुझे नहीं। मुझे तो एक नाम याद आ गया, ताबिश खान से आप मुतासिर नहीं? जब ताबिश खान का आपसे सवाल होता है आप नाराज हो जाते हैं,
कुछ कुछ रजनीकांत की रूह आ जाती है आपके अंदर, गर्दन वर्दन इस तरह हिलाना शुरू कर देते हैं, क्या है ये सब? ये ताबिश खान की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से उसके 600 विकेटें हैं, तो उसकी 350 विकेटें जो है ना मेरे साथ एज ए कोच की होंगी। लेकिन फिर आपको क्यों विलन बनाया गया ताबिश खान के केस में? वो मुझे नहीं पता, ना ताबिश के जहन में ऐसी कोई बात है, ना मेरे जहन में। भाई ने इल्जाम लगाया, आपने कहा कि ताबिश क्रिकेट खेल नहीं सकता। नहीं, ताबिश का क्रिकेट खेलने, ताबिश क्रिकेट खेला और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी खेल, पाकिस्तान की टीम के रिजर्व में भी है, वो टेस्ट क्रिकेट के साथ खेल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन विकेटें ली हैं, उस वक्त ली थी जब वो बहुत अच्छा था, उस वक्त उसको अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं मिला। अब यंगस्टर लड़के बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो जाहिर है वो उसको थोड़ा सा वो पीछे हो गया, लेकिन वो क्रिकेटर तो बहुत अच्छा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो क्रिकेट खेला भी। जहाँ तक मैं, अगर वो कोच था और मेरी अंडर कोचिंग, वो 10 फर्स्ट क्लास मैच खेला लास्ट सीज़न, तो और क्या उसके लिए किया जाता है। लेकिन बात यह है कि जो और लोग भी मेरे साथ थे, जो कोचेस थे, जो मैच देख रहे होते हैं, वो 2 सिलेक्टर, नेशनल सिलेक्टर एट ए टाइम मैच देख रहे होते हैं, तो उनकी राय को भी देखना होता है क्या होता है। अच्छा, ये सवाल मैंने आजम खान साहब से इसलिए किया क्योंकि मैं तो जानता हूं कि बतौर कोच इनकी क्या अचीवमेंट है, लेकिन आम लोगों तक इनकी बात पहुंचाना इसलिए जरूरी था, इनको बाउंसर कराना इसलिए जरूरी था कि एक आम आदमी को पता चले कि हम बड़ी आसानी से किसी को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। अब ताबिश खान का जो केस था, शायद आजम खान चूंकि क्रिकेटर हैं, रिकॉर्ड्स इतने, स्टैट्स इतना याद नहीं रखते, लेकिन ताबिश खान का जो केस था वो T20 का केस था कि T20 में उनकी सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी और सिंध की टीम की सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी। तो ताबिश खान वो प्लेयर है जो शायद ये उस वक्त नहीं बता सकें कि ताबिश खान वो प्लेयर है कि हमेशा अगर कराची की भी 2 टीमें बनती हैं तो कराची की वो दूसरी टीम से होता था और यहां पूरे सिंध की एक टीम बन रही थी, तो उस वक्त शायद ताबिश खान की जगह बन नहीं पाती थी। आजम भाई, बात ऐसे ही थी कुछ? बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि T20 के हवाले से सिर्फ उसकी सिलेक्शन नहीं थी, फर्स्ट क्लास में तो वो हमारा मेन प्लेयर था। ठीक है, ऑलराइट, आज हमने इस चीज को भी क्लियर किया आजम खान की मौजूदगी में। जरा उमर अकमल का मसला जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चल रहा है, उन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह की बात की थी, क्या रहा जरा वो भी सुनते हैं। छोटे अकमल की बड़ी मुश्किलात, बीसीबी का जुर्माना, माफी और इख्सात करने से साफ इनकार। उमर अकमल ने आलमी सालिसी अदालत की तरफ से आयद 42,50,000 जुर्माने की माफी या इख्सात करने की दरखास्त पीसीबी को जमा करा दी। उमर अकमल ने टैक्स रिटर्न और बैंक अकाउंट तफसीलात जमा करवाई, जिसकी जांच पड़ताल के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। उमर अकमल की सजा मुकम्मल हो चुकी है, जबकि जुर्माने की अदायगी और रिहेब प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद ही क्रिकेट खेलने के अहल होंगे। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। जी, आपने सबा पाशा की एक और जबरदस्त रिपोर्ट देखी उमर अकमल के हवाले से। सच में आप भी एक बड़े जबरदस्त मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन थे, उमर अकमल भी इसी अंदाज के कुछ खेलते हैं। क्या लगता है आपको कि कोई एग्रेशन, नेचर में क्या एग्रेशन होता है कुछ, जिसकी वजह से अक्सर इस किस्म की बातें उमर अकमल से या और जो एग्रेसिव बैट्समैन है उनके सामने से, उनकी जानिब से सामने आती हैं? हो सकता है, बिल्कुल। वैसे तो टैलेंट वाइज देखा जाए तो मैं समझता हूँ इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली इतना एक्सिक्यूट नहीं कर सका, इतना करना चाहिए। कितना मिस कर रहा है पाकिस्तान उमर अकमल को? डेफिनेटली मैं आई एम बिग ऑफ फैन उमर अकमल का। वो ऐसा प्लेयर है कि वो किसी टाइम भी मैच को जो है ना, अगर हारे हुए मैच को जिता सकता है ईजिली। पाकिस्तान मिस कर रहा है डेफिनेटली, जो मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मिस कर रहा है पाकिस्तान उमर अकमल को? और काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर था और क्या है अभी भी, और अगर वो आ जाता है पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ा अच्छा इंक्लूजन होगा। बहुत टैलेंटेड है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। ऑलराइट, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आजम भाई आपका शुक्रिया, साजिद अली साहब आपका शुक्रिया, आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, कल रात इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।